Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome to my YouTube channel Education for Everyone. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि मैं अपनी वीडियोस में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियोस हैं जो उनके लिए बनाऊंगा जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो एनसीईआरटी रीड करते हैं। साथ ही साथ ये वीडियोस उन सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगी जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके जर्नल स्टडीज के पर्पज से ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन फॉर एवरीवन। वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए हर किसी को जिनके लिए ये नीडफुल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. तो ये एक उस दिन का सिनेरियो है जिस दिन से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है, एक्चुअल में वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो ये एक सीन है। क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को, जो सिटी ऑफ पेरिस है, पेरिस शहर है, वहाँ पे एक अलार्म हो गया था। काफ़ी वहाँ पे लोगों के बीच काफ़ी घबराहट थी। लोग कुछ समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स। जो राजा था उसने जो ट्रूप्स थे, उसके उसके सैनिक थे, उनको शहर की तरफ मूव करवा दिया था। और खबरें यहाँ तक आ रही थी, अफवाह ये भी फैल रही थी कि राजा अपनी आर्मी से जल्दी ही लोगों पे वहां के हमला करवाने वाला है। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लगभग 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठा हुए टाउन हॉल के पास, जो पेरिस का टाउन हॉल है वहां पे, और उन्होंने डिसाइड किया एक मिलिशिया बनाने की। मिलिशिया क्या होता है? एक आर्मी, अनप्रोफेशनल आर्मी। जो रेगुलर आर्मी होती है उससे हट के प्रोफेशनल आर्मी, अनप्रोफेशनल आर्मी होती है जिसमें लोगों के पास ट्रेनिंग होती है लड़ने की। तो एक उन्होंने अपनी खुद की आर्मी बनाने का सोचा, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत वो ट्रेन थे खुद ही, बट रेगुलर आर्मी के अगेंस्ट में। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। ठीक है, काफी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर उन्होंने घुसे और वहां पे हथियारों के लिए उन्होंने खोज की। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड द होर्डेड एमिनेशन। और आखिर में कुछ 100 लोगों ने ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ मूव किया। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस प्रिजन था, किला बंदी एक जेल थी वहां पे, जिसे बेस्टाइल कहा जाता था, द बेस्टाइल, जहां उनको लगा कि हथियार रखे हुए होंगे। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. तो इस आर्म फाइट में क्या हुआ, जो कमांडर था बेस्टाइल का, जो वहां उस किले का जो मेन कमांडर था, वो मारा गया। और वहां से जितने भी कैदी थे, हालांकि 7 ही कैदी थे वहां, उन सबको वहां से आजाद करवा लिया गया। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. हालांकि बेस्टाइल को सभी हेट करते थे बिकॉज वो एक राजा का जो डेस्पोटिक बिहेवियर था, पावर थी उसकी, वो उसको दर्शाता था। मतलब लोग जो सिटीजन राजा के खिलाफ बोलते थे या उसके खिलाफ जाते थे तो उनको वहां कैदी की तरह रखा जाता था। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने, वहाँ के सिटीजन्स ने उस फोर्ट्रेस को ही डिमोलिश किया, उसको तहस नहस कर दिया, और जो उसके टुकड़े थे उनको मार्केट में बेचने लगे, एक यादगार की तरीके से, सोवनिर की तरीके से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सीन है, ठीक है। द फॉल ऑफ बेस्टाइल, जुलाई 14 1789, ये डेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी थी कैसे एक्चुअल में, और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि क्या रीजन रहे रिवॉल्यूशन के, किन कारणों से रिवॉल्यूशन हुई, और सोसाइटी में क्या क्या मतलब सोसाइटी में कैसा स्ट्रक्चर था। इन 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings
ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. तो इन 1774 क्या हुआ, जो लुई 16 था, वहां पे बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स थी, ठीक है, जो फ्रेंच, जो फ्रांस के जो राजा वगैरह थे बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जो लुई 16 था उसने थ्रोन असेंड किया, वो गद्दी पे बैठा फ्रांस, जब वो सिर्फ 20 साल का था, और उसकी शादी हुई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया है जो कंट्री यूरोप की, वहां की प्रिंसेस से, मैरी एंटोनेट। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो क्लास 9 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये बुक है जो हमारी, तो मतलब इंडिया के साथ साथ जो वर्ल्ड में थ्रू आउट उस ड्यूरेशन में या उस टाइम पीरियड के साथ में क्या क्या चल रहा है, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हम जो 1774 है उस टाइम पे इंडिया की भी क्या सिचुएशन रही होगी, जो अंग्रेज थे वो इंडिया पे रूल कर रहे हैं, राइट, कंपनी का रूल है, ये सब। तो हम कोरिलेट करते हुए चलेंगे एक ड्यूरेशन से सिमिलर टाइम पीरियड में दूसरी जगह पे क्या हो रहा होगा, राइट। तो इसी टाइम पे लुई 16 ने हेल्प की थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। इसी टाइम पे अमेरिका ने इंडिपेंडेंस गेन की थी अपनी, ठीक है, वो भी ब्रिटेन की एक टेरिटरी था। The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% of interest on loans. ठीक है, तो अब इस वॉर की वजह आपको पता ही है, जब वॉर होती है तो काफ़ी जान माल का नुकसान होता है, ठीक है, काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस भी आते हैं। तो लगभग 1 बिलियन लिवरेज का डेट फ्रांस पे आ चुका था, और धीरे धीरे वो बढ़ के 2 बिलियन तक हो चुका था। और जो लेंडर्स थे, जो स्टेट को, जो फ्रांस को क्रेडिट कर रहे थे, उन्होंने भी अब 10% पे इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए उस लोन पे। द हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल, ठीक है, अब साथ ही साथ जो वर्सेल का पैलेस था जहाँ पे लुई 16 रहता था, या जो रॉयल फैमिली रहती थी, उसके भी अब काफ़ी आलीशान एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट है वहाँ का, ठीक है, उसके मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी खर्चा चाहिए होता है, तो उसकी भी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई। तो जब एक्चुअली हुआ क्या था, जब लुई 16 ने थ्रोन पे आया था, उसने जब किंग बना था, तो उस टाइम पे जो फ्रांस की ट्रेजरी थी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी, ठीक है, जो रॉयल ट्रेजर था ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, ठीक है, खजाना उनका खत्म हो चुका था। तो धीरे 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 उन पे बर्डन आने लगा। To meet, to meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. Yet even this measure would not have sufficed. ठीक है, तो अब क्या है इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, रेगुलर खर्चों को मेंटेन करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को, जो हमने एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट जो था वर्सेल्स का काफ़ी आलिशान जो कोर्ट था, उसको करने के लिए मेंटेन, साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऑफिस चलाने के लिए और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए, स्टेट को, जो फ्रांस का जो फ्रांस था, उसको रूलर को ज़बरदस्ती या एक तरह से मजबूरन टैक्सेस बढ़ाने पड़े। लेकिन ये जो मेजर था, ये जो उन्होंने तरीका अपनाया था, ये सही नहीं था, ठीक है, इसके काफ़ी परिणाम भी निकले जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइड इंटू 3 स्टेट्स। अब फ्रेंच की सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, ठीक है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या था, जैसे हमने इंडिया में भी देखा है कि हमारे इंडिया में वर्डों में बटे हुए थे हम, ठीक है, तो बड़े जैसे बटे हुए हैं, ठीक है, तो पहले ऐसी ही फ्रांस में भी वहाँ डिवीजन था, ठीक है, आपको हर देश में कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज मिलेंगी मिलेंगी, जिसके बेसिस पे इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हुए आए हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशंस होते हुए आई हैं। तो सेम फ्रांस में क्या था, 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, ठीक है, 3 आप बड़े ग्रुप्स कह लीजिए या डिवीजन कह लीजिए, उनको एस्टेट्स कहा जाता था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस, और जो थर्ड एस्टेट होते थे सिर्फ उसी ग्रुप के या उसी एस्टेट के लोग को टैक्स पे करना पड़ता था। The Society of Estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. तो जो सोसाइटी थी एस्टेट्स की, वो एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था, हमने पहले भी पढ़ा होगा, सुना भी है हमने, फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो लोगों को काम करवाते हैं अपने पास रख के,
चाहे वो बिना पैसे के, राइट, चाहे वो अपने घर पे काम करवाएं, चाहे अपनी ज़मीन पे काम करवाएं, चाहे किसी भी तरीके का लेबर करवाएं, स्लेव की तरह रखते थे। तो ये फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट था ये सारी चीज़ें। द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। तो जो ओल्ड regime का टर्म है, ठीक है, ये यूज किस लिए करा जाता है? जो भी ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, सोसाइटी है, ठीक है, फ्रांस की, बिफोर 1789, ठीक है, 1789 से पहले पहले का जो भी फ्रांस है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की इंस्टीट्यूशन, उन सबको ओल्ड रिजीम कहा जाएगा, ठीक है। ओल्ड रिजीम अगर आगे भी आएगा तो समझिएगा 1789 के पहले का जो फ्रांस है वो है ओल्ड रिजीम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है डिवीजन जो फ्रांस की सोसाइटी का था एस्टेट्स में। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। जो फर्स्ट एस्टेट था वो जो टॉप मोस्ट जो होते हैं क्लर्जी, जैसे हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड जो हमारा डिवीजन था, वन डिवीजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसी तरीके से इनका भी एक डिवीजन था। सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आते थे, ठीक है, पादरी लोग आते थे, ठीक है। सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी, ठीक है, नोबल्स में आपका एरिस्टोक्रेट्स भी हो गए, राजा हो गए, रॉयल फैमिली हो गई, बाकी बड़े बड़े अमीर लोग, ठीक है, नोबल्स। फिर थर्ड एस्टेट में बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा, ये ज़्यादातर जो प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। देन इसी थर्ड एस्टेट में पीजेंट और आर्टिसंस भी आते थे। देन स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, ये सब इसमें आते थे। तो आप थर्ड एस्टेट में देख रहे हैं जो मेजर पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री में, जो मेजोरिटी होती है उस ज़्यादातर ये सब लोग होते हैं, राइट। तो मतलब मेजोरिटी थर्ड एस्टेट में ही आती थी। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर, ठीक है, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्लर्जी है, यहाँ पे रॉयल फैमिली है, नोबल्स हैं, और एट द एंड लास्ट में वो सारा बर्डन वो सब बैठे हुए हैं, रूल कर रहे हैं, ठीक है, अपना सारा बर्डन रखा हुआ है किसके ऊपर? पीजेंट्स के ऊपर, पुअर पीपल के ऊपर, या एक तरह से कह सकते हैं थर्ड एस्टेट के लोगों पे। Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. अब जो पीजेंट्स थे वो लगभग 90% था पॉपुलेशन का, राइट, मतलब मेजोरिटी। However, only a small number of them owned land they cultivated. लेकिन उसमें से बहुत कम ही लोग थे जो जिनके पास खुद की जमीन थी उस पर कल्टिवेशन करने के लिए, उसको खेती करने के लिए। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, ठीक है। और जो 60% था, जो भी पूरा ऑल ओवर जो लैंड था पूरे स्टेट का, पूरे कंट्री का, ठीक है, उस पे ज्यादातर जो 60% ओनरशिप थी किसकी थी? वो नोबल्स की थी, चर्च के लोगों की थी, और अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, ठीक है। तो मतलब थर्ड एस्टेट में ये सारे लोग होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जो सप्रेस्ड क्लास थी वो यही थे, स्मॉल पीर्सन्स, लैंडलेस लेबर, ठीक है। The members of the first two estates, that is the clergy, देखा हमने अभी, and the nobility enjoyed certain privileges by birth। तो इन दोनों एस्टेट को तो बाय बर्थ ही काफी सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, ठीक है, फर्स्ट एस्टेट के लोगों को और सेकंड एस्टेट के लोगों को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था? टैक्सेस एग्जेम्पशन। इनको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता था, तो सारा बर्डन किसके पास था टैक्स पे करने का? थर्ड एस्टेट के लोगों के पास। और थर्ड एस्टेट के लोगों में भी आप देख सकते हैं इसमें बिग बिजनेसमैन भी आते हैं, मर्चेंट्स भी आते हैं, इसमें प्रोफेशनल लोग भी आते हैं, इसमें मजदूर भी आते हैं, और छोटे किसान वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो सोचिए, चलिए, इसमें ये लोग तो शायद पे कर ही पाते होंगे, लेकिन इनका क्या होता होगा टैक्स पे करने से, इनकी क्या कंडीशन रहती होगी? द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब मैंने बताया आपको फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलती थी नोबल्स को। मतलब ये बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो ये अपने पास एक तरह से स्लेव की तरह रख सकते हैं या नौकर की तरह रख सकते हैं, बिना पैसे दिए बस अपना काम करवा सकते हैं जो चाहे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, ठीक है, कुछ उन्होंने लोन, जैसे किसी ने लोन लिया है, अब वो कर्जा चुकाने के लिए उसकी जिंदगियां बीत जाती है, राइट, ये फ्यूडल सिस्टम था कि वो कर्जा चुकाना है तो उसके लिए उनको उनके वहाँ काम करना पड़ता था, और वो कभी कर्जा उनका पूरा भी नहीं होता था, लोग उसको एक तरह से स्लेव की तरह काम करवाते ही रहते थे, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी वही काम करती रहती थी वहाँ पे।
which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord. ठीक है, अब peasants को obligation था, उनको करना ही पड़ता था, services देनी ही पड़ती थी, to work in his house and fields. ठीक है, घर पे काम करना होता था लॉर्ड्स के, फील्ड्स पे काम करना होता था, खेत, उनके खेतों पे, उनकी जमीनों पे, टू सर्व इन द आर्मी. ठीक है, आर्मी में भी सर्व करना पड़ता था, और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स. ठीक है, और रोडे बनाने के लिए भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था. ऑलमोस्ट आप देख लीजिए सारे काम ही करने पड़ते थे उन्हें. ठीक है, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथिस फ्रॉम द पीजेंट्स. अभी जो चर्च था, सोचिए, नोबल्स, रॉयल्स, वो तो ठीक है टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ एक टैक्स और भी होता है जो क्लर्जी लगाती थी. ठीक है, पादरी लोग भी लगा रहे हैं टैक्सेस. ठीक है, तो उसको कहते थे टिथिस. ठीक है, और ये चार्ज किया जाता था किससे? पीजेंट से. एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. और आखिर में थर्ड एस्टेट को तो करना ही पड़ता था एज अ होल टैक्स पे. These included a direct tax called tail and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. और इनको एक डायरेक्ट टैक्स तो होता ही होता था जिसे टेल कहते थे, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे काफ़ी जो रोज़ की डेली की चीज़ों पे लगते थे, चाहे नमक हो चाहे टोबैको वगैरह हो. ठीक है, तो आपको समझ आया ये चीज़ें, मतलब जो टॉप की दो हैं एस्टेट, वो तो एक तरह से उनको बाय बर्थ ही उनको सारे राइट्स थे. ठीक है, और एग्जाम्पशंस भी थे टैक्स पे करने के लिए. तो सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड एस्टेट को, और उसमें भी स्पेशली जो पीजेंट्स लेबरर्स थे वो उनको फ्यूडल लॉर्ड्स के वहाँ काम करना पड़ता था. ठीक है, और साथ ही साथ टैक्स का भी बर्डन रहता था. तो सोचिए क्या कंडीशन रहती होगी उनकी. चलिए, द स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब जीना तो है ही, ठीक है, सर्वाइव करना है कैसे भी. The population of France rose up from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. ठीक है, तो अब देखिए पॉपुलेशन का भी राइज हुआ. ठीक है, 1715 में 23 मिलियन थी, जो बढ़ के 28 मिलियन हो गई 1789 में. ठीक है, 5 मिलियन का इंक्रीज आ गया. डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज. अब ऑब्वियस है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के लिए अनाज की भी जरूरत पड़ेगी, फूड ग्रेन्स की जरूरत भी पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी. प्रोडक्शन वाज लेस, लेकिन प्रोडक्शन कम था, हेंस प्राइस ऑफ ब्रेड जो थी वो स्टेपल डाइट थी, जो उनकी रेगुलर डाइट थी, वो उसकी भी प्राइस बढ़ गई. ठीक है, इनकी स्टेपल डाइट मेजोरिटी में ये ब्रेड ही खाते थे, आपने देखा भी होगा यूरोपियन कल्चर में कि वो ब्रेड वगैरह ब्रेड लोफ्स खाते हैं. ठीक है, the workers were employed as laborers in workshops whose owners fixed their wages, but wages did not keep pace with the rising prices. अब जो वर्कर्स थे वो लेबरर की तरह वर्कशॉप में काम करते थे, और जो उनके ओनर होते थे वो उनकी वेज को फिक्स रखते थे. अब सोचिए अगर कंटिन्यू एक वेज फिक्स रहे और महंगाई बढ़ती जाए और वो सेम आपको वही पे मिले या वेज मिले, तो क्या वो पॉसिबल है? आप उसमें कर पाएंगे गुजारा? नहीं. तो सेम वही कंडीशन वहाँ पे वर्कर्स की थी. द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. अब अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था वो बढ़ता ही जा रहा था. इसलिए नहीं कि वो कर नहीं रहे थे कुछ, इसलिए कि उनकी कंडीशन को स्टेबल रखा जा रहा था, उनको उठने ही नहीं दिया जा रहा था. थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. और चीज़ें और ज़्यादा खराब होती थी जब सूखा पड़ता था. ठीक है, या पाला पड़ता था, जिससे उनकी जो फसल थी वो खराब हो जाती थी. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. Old regime मैंने बताया बार बार आएगा ये टर्म. 1789 का जो भी पहले का टाइम है, पहले की सोसाइटी है, पहले का इंस्टीट्यूशन है फ्रांस का, उसे ओल्ड regime कहते हैं. ठीक है, तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस होता था रेगुलर फ्रांस में, ये आता ही रहा है. ये होता क्या सबसिस्टेंस क्राइसिस, देखते हैं. सबसे पहले लिवरे. लिवरे हमने पीछे पढ़ा था कि इतने लिवरे का लोन हो गया था उनके ऊपर. तो लिवरे क्या थी? करेंसी थी, यूनिट थी करेंसी की फ्रांस में पहले, जो 1794 के बाद डिसकंटिन्यू कर दी गई थी. ठीक है, सॉरी ये स्पेस हट गए यहाँ से. क्लर्जी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च. ठीक है, क्लर्जी कौन है? जो ग्रुप ऑफ पर्संस है, जो लोग है, पादरी लोग, जिनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं चर्च में. ठीक है, पादरी कहते हैं जिन्हें.
आप लोग जानते हैं। टिथिस जो हमने पढ़ा, एक टैक्स लेविड बाय द चर्च, जो चर्च के लोगों के द्वारा टैक्स लेवी किया जाता है, लगाया जाता है, उसे टिथिस कहते हैं। कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो क्या है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका 1/10, 1/10वां हिस्सा जो है वो देना पड़ेगा, तो वो टेथिस होता था। और ये कौन लगाता था, ये चर्च वाला टैक्स है, ये चर्च के लोग लगाते थे, ठीक है, क्लर्जी लगाती थी इसको। तेल, अब तेल क्या है, ये टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू स्टेट, जो स्टेट को देना पड़ता था, ठीक है, रॉयल्टी को देना पड़ता था, फैमिली को, जो राजा था उसको देना पड़ता था, ये था डायरेक्ट टैक्स। सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये जो आता रहा है रेगुलर फ्रांस में, वो क्या होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं लाइवलीहुड की, ठीक है, अनाज, रोटी, कपड़ा, जिसे हम रोटी, कपड़ा, मकान जो हम कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे भी हमने सुना ही होगा, जो बेसिक एक ह्यूमन की नीड है, खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए, ठीक है, उन बेसिक चीज़ों के लिए ही जो एक्सट्रीम कंडीशन होती थी, एक्सट्रीम सिचुएशन होती थी, उसको सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते थे, जो फ्रांस में बार बार आता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, अब मिडिल क्लास, एक नया क्लास अभी का एक बर्थ हो रहा है, नई क्लास का जन्म हो रहा है, जो है मिडिल क्लास। पहले मिडिल क्लास नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे 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 मिडिल क्लास का एक ग्रो होने लगी मिडिल क्लास, ठीक है, देखते हैं। इन द पास्ट, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic, ठीक है, तो जो पास्ट में क्या था, peasants और workers थे, had participated in revolts, ठीक है, उन्होंने मिलके पार्टिसिपेट किया, peasants ने, वर्कर्स ने, रिवोल्ट्स में, ठीक है, अगेंस्ट जो टैक्स बढ़ रहे हैं और फूड स्केर्सिटी हो रही है उनके अगेंस्ट पे, लेकिन उनके पास इतने मीन्स नहीं थे, प्रोग्राम्स नहीं थे, ठीक है, कि कैसे किया जाए, किन तरीके से मीन्स कैसे इकट्ठा करें, रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास कि वो एक पूरा अच्छे से तरीके से एक प्लान करके एक प्रोग्राम चला सके, ठीक है, और चेंज ला सके सोशल इकोनॉमिक। Left those groups within the third estate who had become prosperous had access to education and new ideas, ठीक है, ये देखिए थर्ड estate में कुछ लोग थे जो काफी प्रॉस्परस भी थे, एजुकेटेड भी थे, तो उनके नए आइडियाज थे। तो 18th सेंचुरी में विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, अब 18th सेंचुरी में सोशल ग्रुप्स का इमरजेंस हुआ। सोशल ग्रुप्स मतलब कुछ ग्रुप्स जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल एक रीजन के साथ बनाए जाते हैं, जिनका एक जैसा ही जिनका उद्देश्य होता है, टर्म्ड मिडिल क्लास, ठीक है, तो उनका नाम दिया गया मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में ये ग्रुप का इमरजेंस हुआ, ये ग्रुप दिखाई, पहले मिडिल क्लास नहीं हुआ करता था, ठीक है, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer members of society। अब क्या करते थे, इनका लाइवलीहुड क्या था, ये अपनी वेल्थ अर्न करते थे अपना ट्रेड एक्सपेंड करके ओवरसीज, ठीक है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ठीक है, सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो मैन्युफैक्चर गुड होता था वूलन का या सिल्क का, ठीक है, उसको या तो एक्सपोर्ट करते थे या डायरेक्टली खरीदते थे अमीर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो उनसे, ठीक है। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professionals such as lawyers or administrative officials, ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ कुछ मर्चेंट्स होते थे, जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे थर्ड एस्टेट में, साथ ही साथ प्रोफेशनल्स होते थे, लॉयर, डॉक्टर, जैसे आपको पता ही होगा प्रोफेशनल जो होते थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। और ये एजुकेटेड लोग हैं तो इनके नए थॉट्स हैं, नए आइडियाज है, तो ये इनका क्या मानना है, किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ कोई भी राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और क्या किस बेसिस पे ये किया जाना चाहिए, डिपेंड किस बेसिस पे होना चाहिए, एक पर्सन की सोशल पोजीशन की वजह से नहीं, लेकिन उसकी मेरिट की वजह से, कि वो कितना काबिल है, कितनी उसकी काबिलियत है, उस बेसिस पे
डिवीजन किया जाना चाहिए, प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, ना कि बर्थ के बेसिस पे। ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसके पास जो है उसके राइट्स नहीं होने चाहिए, जो अमीर है सब उसको राइट्स मिलने चाहिए, सारे एग्जाम्पशंस मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। जो डिजर्व करता है, जिस मेरिट बेसिस पे इसकी काबिलियत है, उसको ही सारे राइट्स मिलने चाहिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. ठीक है, रूसो आपने सुना भी होगा रूसो के बारे में। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. तो ये जो आइडियाज थे, ये जो जन्म ले रहे थे सोसाइटी में फ्रीडम और इक्वल लॉस के लिए और बराबर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बराबर फ्रीडम हो सबके, बराबर कानून हो सबके लिए एक जैसे, तो इनके आइडियाज को किसने रखा? ये कुछ फिलोसफर्स थे, दार्शनिक थे, ठीक है, जो आपने सुना भी होगा उनके बारे में नाम, ठीक है। जॉन लोकी, जीन जीन जैकिस रूसे, जो रूसो रूसो भी कहते थे, ठीक है, आपने फ्रांस की क्रांति में हिंदी में पढ़ा होगा आपने रूसो। तो इन हिज ट्रू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch। तो उन्होंने अपनी इस जो राइटिंग है उसमें बताया है कि जो एब्सोल्यूट राइट है मोनार्क का वो नहीं होना चाहिए, कि सारे अधिकार उन्हीं के पास है, ठीक है। उन्होंने उसका खंडन किया एक तरह से। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on a social interact between people and their representatives। रूसो ने एक आइडिया दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि एक ऐसी तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो बेस्ड हो सोशल कनेक्शन में, ठीक है, लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, ठीक है, लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे चुने, ठीक है, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई जाए। द स्पिरिट ऑफ लॉज, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and judiciary। अब स्पिरिट ऑफ लॉज में ये मॉन्टेस्क्यू, ये भी एक अच्छे फिलोसफर है काफी, ठीक है, इनके आइडियाज थे और इन्होंने प्रपोज किया था कि जो डिवीजन ऑफ पावर हो वो इस तरीके से हो, लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। तो आजकल जो हम देखते हैं हमारा जो डिवीजन है वो काफी हद तक यहीं से आया है, राइट। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। अब जो ये मॉडल था, ठीक है, ये यूएसए ने इसको अडॉप्ट किया इसको। आफ्टर द 13th colonies declared their independence from Britain, ठीक है, the American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। ठीक है, तो जब यूएसए की जो 13 कॉलोनीज थी उनको जब इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटेन से, तो उन्होंने इन्हीं जो थॉट्स थे, इन्हीं व्यूज को उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया, ठीक है, और उन्होंने अपने सिटीजन्स को इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइड किए, ठीक है, जो एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर्स का इन फ्रांस में। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। अब ये बातें चलने लगी, जो philosophers थे उनकी बातें लोगों को सुनने में आई, ठीक है, वो आपस में डिस्कशन करने लगे इन फ्रीडम राइट्स के बारे में, इक्वल राइट्स के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सोसाइटी के लोग अवेयर होने लगे, पहले वो सिर्फ सप्रेस होते थे लेकिन अब वो अवेयर होने लगे हैं, ठीक है। तो वो अब ये सारी बातें एक दूसरे से करने लगे हैं, सैलॉन्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, ठीक है, लोगों के बीच किताबों के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए, ये चीज़ें सेम, ये ऑलमोस्ट आप देखते हैं जब इंडिया का स्ट्रगल ऑफ मूवमेंट था, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल या रिवॉल्यूशन था इंडिया में, उनमें भी यही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, सिटीजन्स के द्वारा अपनी बातें रखने का, अपने राइट्स को समझने का, ठीक है, लोगों को, मेजोरिटी सिटीजन को जो अवेयर नहीं है उनको अवेयर करवाने का, यही तरीके होते थे। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। अब ये चीज़ें ग्रुप्स में पढ़ी जाने लगी, लोगों को बताई जाने लगी जोर जोर से, ठीक है, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे या सुन नहीं सकते थे या, ठीक है, लिख नहीं सकते थे उनके लिए, ठीक है, और जो अनअवेयर थे वो इन चीज़ों से वाकिफ होने लगे, उनको राइट के बारे में पता चलने लगा कि क्या राइट्स हैं हमारे, एक बेसिक इंसान की तरह ही राइट क्या है, सिटीजन तो उस टाइम पे दूर की बात है, पहले एक ह्यूमन राइट जो होते एक्चुअल में जीने के लिए, कि
अपनी मर्जी से जीना, फ्रीडम होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ जीना तो है लेकिन बराबरी के साथ जीना। फिर सबको अधिकार भी बराबर मिले, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें लोगों को पता चलने लगी। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. अब जब ये न्यूज़ आई कि लुई 16 ने प्लान किया है और फर्दर टैक्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ रहा था, ठीक है, बाकी जो किंग है उस पे भी खर्चे बढ़ रहे थे, स्टेट पे खर्चे बढ़ रहे थे। उन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए किंग ने फर्दर टैक्सेस बढ़ाने का सोचा। ये न्यूज़ आई जिससे क्या हुआ, एंगर बढ़ी लोगों में, प्रोटेस्ट बढ़ी, ठीक है, सिस्टम के अगेंस्ट, इस प्रिविलेजेस के अगेंस्ट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अभी स्टार्ट किया है चैप्टर को, ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये वीडियोस पार्ट में होंगी, इसके आगे पार्ट्स आएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मैं इनको पार्ट्स में कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है, नॉलेज गेन की हो आपने। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सब लोगों को ये नॉलेज मिलती रहे और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न। खुद भी पढ़िए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए पढ़ने में, और ये नॉलेज शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। See you in the next video.